नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी वीडियो लेक्चर्स का आज का यह वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि अंग्रेज़ों ने भारत में अपने विस्तार के दौरान कौन कौन से युद्ध लड़े। हम देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में बंगाल की क्या स्थिति थी और क्यों अंग्रेज़ों की नज़र बंगाल पर ही पड़ी, नवाब कौन होते थे और इस समय बंगाल पर किन किन नवाबों का शासन था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी की लड़ाई और बक्सर युद्ध के बाद बंगाल पर अपने शासन का शिकंजा कसा। इसके अलावा हम देखेंगे कि अंग्रेजों की कंपनी का भारत में फलने फूलने से ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा हो रहा था दोस्तों। हम यह भी देखेंगे दोस्तों कि प्लासी तथा बक्सर युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एक अच्छे खासे पॉलिटिकल पावर यानी कि एक राजनीतिक सत्ता बन गई। इसमें हम डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी द्वैत शासन को समझेंगे। हम देखेंगे कि इसे किसने लाया और इसका उस समय बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा। अंत में हम यह भी देखेंगे दोस्तों कि क्यों ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डूबने से बचाना चाहती थी, क्यों ब्रिटिश सरकार ने इस कंपनी को फिर से पुनर्जीवित करने का फैसला लिया। इन सभी टॉपिक को एक एक करके हम आज के इस वीडियो में विस्तार से देखेंगे और समझेंगे दोस्तों। ओके, इससे पहले दोस्तों मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरह की हमारी और भी यूपीएससी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि अंग्रेजों ने भारत में अपने विस्तार के दौरान कौन कौन से प्रमुख युद्ध लड़े। तो देखो दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत में अपने विस्तार के दौरान कई युद्ध लड़े, जो मुख्य रूप से कभी किसी स्थानीय राजा के राज्य को जीतने के लिए विभिन्न भारतीय राज्यों के साथ, तो कभी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में फ्रांसीसियों और अन्य यूरोपीय शक्तियों के साथ इनके युद्ध होते रहे। ये युद्ध आगे चलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक उद्देश्यों को राजनीतिक नियंत्रण में बदलने का माध्यम बने। भारत के स्थानीय शासकों में इस समय एकता का अभाव था, जिसका फायदा अंग्रेज बखूबी उठाना जानते थे। वे अपने फायदे के अनुसार एक राजा को दूसरे राजा के बारे में भड़काते थे या उनमें फूट डालते थे। वे देखते थे कि किस राजा का प्रतिस्पर्धा किस राजा के साथ है, फिर एक राजा के साथ दोस्ती करके उसका साथ देकर युद्ध करके दूसरे राजा के साम्राज्य को जीत लेते थे और कुछ समय बाद ये जिनका साथ देते थे अंततः उसी राजा को लूट लेते थे दोस्तों। इस तरह ये दोनों शासकों के क्षेत्र पर कब्जा कर लेते थे और वहाँ के लोगों का शोषण करते थे, उनसे भर भर कर टैक्स लेते थे, उनसे काम कराते थे और उन्हें दंडित भी करते थे। अंग्रेजों ने भारत में समय समय पर अनेक युद्ध किए, जिसमें मुख्य रूप से पहला है कर्नाटक युद्ध। दोस्तों, भारत के कर्नाटक में अंग्रेजों के 3 युद्ध हुए, जिसमें पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 तक चला, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक चला तथा तीसरा कर्नाटक युद्ध 1757 से 1763 तक चला। इसके बाद अंग्रेजों ने 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध लड़ा दोस्तों। इसके बाद 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए, जिसमें पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक चला, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक चला, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चला और इसमें चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1798 से 1799 तक भी शामिल है। इसके बाद 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए दोस्तों, जिसमें 1775 से 1782 तक का पहला आंग्ल मराठा युद्ध, 1803 से 1805 तक का दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, 1816 से 1819 तक का तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध शामिल है। इसके बाद मुख्य रूप से 2 आंग्ल सिख युद्ध भी हुए, जिसमें पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846 तक चला तथा दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849 तक चला। इसके बाद 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, ये सारे युद्ध शामिल है दोस्तों। इन युद्धों के बारे में हम इतिहास में विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। भारत में अपने विस्तार हेतु अंग्रेजों के इन युद्धों में से प्लासी और बक्सर का युद्ध इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल में कलकत्ता का फोर्ट विलियम इनका एक प्रशासनिक केंद्र बन गया दोस्तों। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता को ब्रिटिश प्रेसिडेंसी में बदला गया और ये औपनिवेशिक शासन के प्रमुख केंद्र बन गए। अब बात करते हैं दोस्तों, इस समय यानी 18वीं शताब्दी में बंगाल की क्या स्थिति थी और क्यों अंग्रेजों की नज़र बंगाल पर ही पड़ी, नवाब कौन होते थे और बंगाल पर किन किन नवाबों का शासन था। दोस्तों, इस समय यानी 18वीं शताब्दी में बंगाल भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश था। यह व्यापार और कृषि उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। विशेष रूप से कपड़ा उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हुगली और अन्य बंदरगाहों के कारण यह विदेशी व्यापार के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था। इस समय बंगाल की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत थी दोस्तों
और यहाँ से ब्रिटिश व्यापारियों को भारी मुनाफा हो रहा था, इसलिए अंग्रेजों की नज़र बंगाल पर पड़ी। ओके, 18वीं शताब्दी में बंगाल, बिहार और ओडिशा मुगल साम्राज्य के अधीन थे, लेकिन इनका प्रशासन स्वतंत्र रूप से नवाबों के हाथों में था। मतलब इन क्षेत्रों में प्रशासन स्थानीय नवाबों द्वारा शासित किए जा रहे थे। दोस्तों, उस समय नवाब प्रदेश का एक प्रधान शासक हुआ करता था। यह एक शाही उपाधि थी जिसे अंग्रेज सरकार द्वारा मुसलमान रईसों को प्रदान किया गया था। ओके, 18वीं शताब्दी में बंगाल में एक के बाद एक कई नवाबों ने शासन किया दोस्तों, जिसमें सबसे पहला है मुर्शिद कुली खान, जो 1717 से 1727 ईस्वी तक बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब था, जिसने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद आते हैं शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, जिसने 1727 से 1739 ईस्वी तक बंगाल पर शासन किया। दोस्तों, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान मुर्शिद कुली खान का ही दामाद था। इसके बाद बंगाल के अगले नवाब बने सरफराज खान, जिन्होंने 1739 से 1740 ईस्वी तक शासन किया। कहा जाता है कि वे एक कमज़ोर शासक थे जिसे अलीवर्दी खान ने हटा दिया और खुद बंगाल के नवाब बन गए। अलीवर्दी खान एक शक्तिशाली नवाब थे जो 1740 से 1756 ईस्वी तक बंगाल के नवाब बने रहे, जिसने मराठों के हमलों से बंगाल को बचाने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। इसके बाद आते हैं बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला, जिसे प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों ने हरा दिया। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के दौरान बिहार और ओडिशा बंगाल के अधीन था और बंगाल का नवाब ही बिहार और ओडिशा पर शासन करता था। हालांकि प्लासी युद्ध के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे बंगाल के साथ साथ इन क्षेत्रों पर भी अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे प्लासी की लड़ाई और बक्सर युद्ध के बाद बंगाल पर अपने शासन का शिकंजा कसा। 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई और 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध को अंग्रेजों द्वारा जीत लिए जाने के बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा। दोस्तों, आगे इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समय समय पर एक के बाद एक कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनी, जैसे 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट इत्यादि। ओके, 1757 के प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में अपनी सत्ता की नींव रखी। दोस्तों, और मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया। मीर जाफर सिराजुद्दौला का ही सेनापति था, जो 1757 से 1760 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे। लेकिन कंपनी की बढ़ती मांगों के कारण मीर जाफर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई, जिसकी वजह से वो कंपनी की मांगों को पूरा करने में असमर्थ था। इसलिए अंग्रेजों ने मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, जो 1760 से 1763 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे। लेकिन आगे चलकर मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य संबंधों में तनाव आ गया और अंग्रेजों ने मीर कासिम के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया, जो 1763 से 1765 ईस्वी तक पुनः बंगाल के नवाब बने रहे। मीर कासिम बंगाल से निष्कासित होकर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के पास जाकर उनसे शरण मांग ली। इस समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पहले से ही अवध में शरणार्थी का जीवन व्यतीत कर रहा था। दोस्तों, अब अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मीर कासिम और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक समझौता किया, जिसके परिणाम स्वरूप अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 के बक्सर के इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना को हरा दिया। बक्सर के युद्ध के पश्चात शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों की शरण में आ गया। मीर कासिम दिल्ली की ओर भाग गया और अवध के नवाब शुजाउद्दौला भी कुछ दिनों तक विरोध करने के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। मीर जाफर के बाद बंगाल में अन्य और भी नवाब हुए दोस्तों, जैसे निजामुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला इत्यादि। निजामुद्दौला 1765 से 1766 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे। सैफुद्दौला 1766 से 1770 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे तथा मुबारकुद्दौला 1770 से 1793 ईस्वी तक बंगाल के नवाब रहे। इनके बाद भी बंगाल में कई अन्य नवाब हुए थे दोस्तों, जिनके नाम ये रहे, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि अंग्रेजों की कंपनी का भारत में फलने फूलने से ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा था। अंग्रेजों की कंपनी का भारत में फलने फूलने से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी भर भर के फायदा हो रहा था दोस्तों, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन्हें भारत और केप ऑफ गुड होप के पूर्वी देशों तथा स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के पश्चिमी देशों में व्यापार करने का एकाधिकार यूं ही नहीं दे रखा था, बल्कि इस एकाधिकार के बदले ये तय हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार को 4 लाख ब्रिटिश पाउंड हर साल देगी।
केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका के केप प्रायद्वीप पर अटलांटिक महासागर के तट पर एक चट्टानी हेडलैंड है दोस्तों। हेडलैंड प्रायद्वीप का ही एक प्रकार होता है जो सागर में भूमि का उभरा हुआ भाग होता है और 3 ओर से पानी से घिरा होता है, उसे हेडलैंड कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि प्लासी तथा बक्सर युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे एक अच्छे खासे पॉलिटिकल पावर यानी कि एक राजनीतिक सत्ता बन गई। डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी द्वैत शासन क्या है, इसे किसने लाया और इसका उस समय बंगाल पर क्या प्रभाव पड़ा। प्लासी तथा बक्सर के युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक अच्छे खासे पॉलिटिकल पावर यानी कि एक राजनीतिक सत्ता बन गई थी दोस्तों। 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद संधि के तहत मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व वसूली का अधिकार सौंप दिया। मतलब कंपनी जो अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थी, उसने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए थे। इसके तहत भारत में उसके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई दोस्तों। इससे अंग्रेजों को इन प्रांतों का राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया। इसका मतलब ये था कि अब वे कर वसूली कर सकते थे, जिससे भारत में उन्हें खूब आर्थिक शक्ति मिल गई, क्योंकि प्रशासनिक खर्चों के लिए अंग्रेजों को अब नवाब पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे तौर पर किसानों और जमींदारों से कर वसूल सकती थी, जिससे उन्हें भारी मुनाफा हुआ। दीवानी के अधिकार यानी रिवेन्यू कलेक्शन अंग्रेजों के पास चला गया दोस्तों, जबकि निजामत, जिसे हम लॉ एंड ऑर्डर का अधिकार या प्रशासनिक पावर भी कहते हैं, अभी भी यहाँ के नवाबों के पास में था। अर्थात न्याय और कानून व्यवस्था, निजामत का अधिकार बंगाल के नवाब के पास बना रहा, लेकिन यह अधिकार नवाबों के पास केवल नाम मात्र का अधिकार बनकर रह गया दोस्तों, क्योंकि इससे नवाब केवल एक कठपुतली बनकर रह गया। असली शक्ति यानी रिवेन्यू कलेक्शन तो अंग्रेजों के पास थी, जिससे अंग्रेजों ने न्यायपालिका पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखकर अपने प्रभाव को और बढ़ाया, क्योंकि इस व्यवस्था के कारण नवाब को प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों पर निर्भर रहना पड़ता था। बिना राजस्व के वो प्रशासन कैसे चलाता। राजस्व के बिना बंगाल के नवाब शक्तिहीन हो गए। इसका मतलब इस समय बंगाल में 2 रूल चल रहे थे दोस्तों, एक न्याय और कानून व्यवस्था अर्थात निजामियत का अधिकार का, जो नवाबों के पास था, तथा वही दूसरी तरफ एक दीवानी अर्थात राजस्व वसूली का अधिकार, जो अंग्रेजों के पास चला गया था। इसे ही द्वैत शासन या डुअल सिस्टम या डुअल फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं दोस्तों। 1765 में जब अंग्रेजों को दीवानी मिली लेकिन निजामत नवाब के पास रही, तब बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी दोस्तों। अंग्रेज राजस्व वसूलते थे, लेकिन प्रशासनिक अर्थात न्याय और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नवाब के पास थी। नवाब को प्रशासन चलाने के लिए राजस्व पर निर्भर रहना पड़ता था, जो अब अंग्रेजों के हाथ में था। अंग्रेजों को कोई प्रशासनिक जवाबदेही नहीं थी, फिर भी उन्हें आर्थिक लाभ मिलता रहा। इससे प्रशासनिक अराजकता फैली, क्योंकि नवाब के पास शक्ति नहीं थी और अंग्रेजों को जनता की परवाह नहीं थी। भ्रष्टाचार और अत्याचार बढ़ गए, क्योंकि प्रशासन की कोई जिम्मेदारी तय नहीं थी। किसान शोषित हुए और बंगाल की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। रॉबर्ट क्लाइव, जो इस समय बंगाल प्रेसिडेंसी के पहले ब्रिटिश गवर्नर थे, उनके द्वारा स्थापित प्रशासन का यह दोहरा रूप काफ़ी जटिल था और बहुत सारी शिकायतें बटोर रहा था। बंगाल में द्वैत शासन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा ही लागू किया गया था दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डूबने क्यों नहीं देना चाहती थी। क्यों ब्रिटिश सरकार ने इस कंपनी को फिर से पुनर्जीवित करने के बारे में सोचा। तो देखो दोस्तों, शुरुआत के वर्षों में 1768 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के साथ हुए 4 लाख ब्रिटिश पाउंड सालाना देने के समझौते पर खरी तो उतरी, लेकिन 1768 के बाद आगे मामला खराब होता चला गया, क्योंकि अब तक तो चीज़ें ठीक चल रही थी दोस्तों। लेकिन दीवानी के अधिकार मिलने के कुछ वर्षों बाद यानी 1768 के बाद से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल हालत यानी कि वित्तीय स्थिति इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का दिवाला निकल रहा था और हर साल जो 4 लाख पाउंड ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश सरकार को भेजा जाता था, उसे देने में भी ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी असमर्थ दिखाई दे रही थी। ब्रिटिश सरकार को उसने पैसा देना लगभग बंद कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय अपने गलतियों की वजह से पूरी तरह से बैंकरप्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी थी दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार से कर्ज लेने की नौबत आ गई थी। बजाय ब्रिटिश सरकार को सालाना 4 लाख ब्रिटिश पाउंड भेजने के, उल्टा ईस्ट इंडिया कंपनी ही ब्रिटिश सरकार से पैसा मांगने लगी। 1772 में कंपनी लगभग दिवालिया हो गई और उसने ब्रिटिश सरकार से 1 मिलियन पाउंड यानी 10 लाख पाउंड का कर्जा मांगा। यह ब्रिटिश सरकार के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि ये वही कंपनी थी जो अब तक ब्रिटेन को भर भर के मुनाफा भेज रही थी।
उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन और वहां की ब्रिटिश सरकार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंपनी थी दोस्तों। ब्रिटिश सरकार कभी भी यह नहीं चाहती थी कि ये कंपनी डूबे, क्योंकि इसने ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया था। कंपनी के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को भारत से करोड़ों पाउंड्स की कमाई होती थी। साथ ही 1765 के बाद कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली, जिससे कंपनी ने ब्रिटिश सरकार को बड़ा कर भुगतान भी किया था। कंपनी के व्यापार से ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हुई। कंपनी भारत से कपास, चाय, रेशम, मसाले और अफीम का निर्यात करके ब्रिटेन के उद्योगों को मजबूत करती थी। कंपनी के कारण ब्रिटेन में कपड़ा मिले और अन्य उद्योग तेजी से विकसित हुए। इस प्रकार ब्रिटेन में व्यापार का विस्तार जोरों शोरों से हुआ। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति का भी विस्तार हुआ, क्योंकि भारत पर कंपनी के शासन से ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें एशिया और यूरोप में मजबूत हुई। कंपनी ने अपने संसाधनों से ब्रिटिश सरकार को युद्धों में मदद की, जिससे अंग्रेजों को एशिया में बड़ी शक्ति बनने में मदद मिली। इसके अलावा नौसैनिक शक्ति को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि भारत से व्यापार और सैन्य शक्ति बढ़ने से ब्रिटिश नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेना बन गई। इन सभी लाभों की वजह से ब्रिटिश सरकार कभी भी यह नहीं चाहती थी कि ये कंपनी डूबे या बैंकरप्ट हो जाए। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि अगर ये कंपनी बंद हो गई तो इनसे मिलने वाले ये सभी फायदे भी रुक जाएंगे, और इसलिए ब्रिटिश सरकार ने डूबते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फिर से पुनर्जीवित करने का फैसला लिया और इसे नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में एक के बाद एक कई एक्ट्स लाए, जिन्हें हम आगे की वीडियोस में देखेंगे और समझेंगे दोस्तों। ओके, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई करते रहें, और अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको यूपीएससी की हमारी इसी तरह की और भी वीडियोस सबसे पहले मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो दोस्तों। ओके, मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी और नए पन्नों पर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।